जब क्लाइमेट चेंज के करंट अफेयर्स की बात आती है तो हम भूल नहीं सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 कॉप 29। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है। इस डॉक्यूमेंट की सहायता से मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा क्योटो प्रोटोकॉल आखिर क्या है। प्रोजेक्ट सेम है, बस हमने अगर नॉन एनेक्स नेशन में लगाया तो उसे सीडीएम के नाम से जानेंगे, एनेक्स नेशन में लगाया तो उसे जेआई के नाम से जानेंगे, और अगर हमने नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड डायरेक्ट ट्रेडिंग कर ली तो उसे एमिशन ट्रेडिंग कहेंगे। क्या भारत इसका पार्टी होगा? नहीं सर, भारत इसका पार्टी नहीं होगा। A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. Guys, now we are going to start with our new series where we will cover current affairs related to the field of environment and ecology. जी हाँ, उड़ान 500 इस सीरीज के अंदर हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पिछले एक साल के जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। इसे हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटीज, स्पीशीज इन न्यूज, फ्लोरा, फोना, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज को क्लाइमेट चेंज से। जब क्लाइमेट चेंज के करंट अफेयर्स की बात आती है तो हम भूल नहीं सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुई इन अजरबैजान बाकू। इसके आउटकम्स क्या थे और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें यहां पे डील करना है, दैट इज कार्बन मार्केट एंड एसोसिएटेड न्यूज। कार्बन मार्केट इज नेसेसरी क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया गया। आई विल गिव यू द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, फिर वहां से हम पेरिस एग्रीमेंट तक आएंगे और उस एग्रीमेंट से हम देखेंगे आर्टिकल 6.2 और 6.4 क्या है, जो कि कार्बन मार्केट के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है और जिसका जिक्र कॉप 29 में भी किया गया। उससे एसोसिएटेड न्यूज जैसे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है और कार्बन प्राइसिंग क्या होती है, वो भी हम इसी के अंदर देखेंगे। थर्ड सेगमेंट वुड बी दी फंड्स। जहां तक क्लाइमेट चेंज से लड़ने का सवाल है, डेवलप्ड नेशंस डू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, बट डेवलपिंग नेशंस आर फेसिंग द बर्न्ट ऑफ इट। अब डेवलपिंग नेशंस को अगर अडेप्ट करना है, मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को, तो उन्हें उसके लिए चाहिए फंडिंग। और इस फंड को कैसे डेवलपिंग नेशन को प्रोवाइड करेंगे, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए गए, चाहे वो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, चाहे लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें, या अडेप्टेशन फंड की बात करें, या SCCF की बात करें, या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। बहुत सारे फंड्स इस्टेब्लिश किए गए, उन्हें एक साथ ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लेंगे इसी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट वुड बी द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में सबके जहन में पहली एक रिपोर्ट तो हमेशा आती है, दैट इज रिपोर्ट्स बाय IPCC। IPCC अपनी असेसमेंट रिपोर्ट्स इशू करती है, पब्लिश करती है, जिसके अंदर वो ये बताने की कोशिश करती है कि साइंटिफिक फिजिकल बेसिस क्या है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल और किस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें कैसे अडेप्ट किया जाए, उनके इंपैक्ट को कैसे मिटिगेट किया जाए। ये सारी चीजें IPCC की रिपोर्ट में आती हैं, तो उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। यूनेप की रिपोर्ट जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इसके बारे में देखेंगे। कुछ इंडेक्स जैसे कि CCPI, उसको भी हम इसी लेक्चर के अंदर डील करेंगे। तो ये पूरे लेक्चर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हमने कैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड न्यूज को डील करना है। अब आते हैं सबसे पहली और सबसे खास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, COP 29 जो कंडक्ट की गई, दैट वाज इन बाकू अजरबैजान। कॉप 29 सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है। 1992 के अंदर जब अर्थ समिट हुआ तब उससे 3 मेजर कन्वेंशन निकल कर आए। वन वाज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जो कि स्पेसिफिकली डील करता है क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड इश्यूज को। UNFCCC ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा कि हम एटमॉस्फेयर या ग्लोबल एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को स्टेबलाइज करेंगे। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को स्टेबलाइज करेंगे और इस हद तक स्टेबलाइज करेंगे कि इसके दुष्प्रभाव ह्यूमंस तक ना हो। यह इसका एक ऑब्जेक्टिव रखा गया। कन्वेंशन हमेशा एक ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए और पूरी दुनिया उसके प्रति कैसे प्रतिबद्ध होगी, वो कैसे किया जाएगा, उसको अचीव करने के लिए हर साल दुनिया के ये देश मिलते हैं।
जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। ये उनके बीच में डिसाइड किया जाता है कि वो 1 साल में कितनी बार मिलने वाले हैं, या 2 साल में मिलने वाले हैं, या 3 साल में मिलने वाले हैं। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड UNFCCC के कन्वेंशन की बात है तो ये मीटिंग एनुअल मीटिंग होती है, और इस एनुअल मीटिंग में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से कहलाती है, इसे हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग बॉडी के नाम से जानते हैं, कि दुनिया के सारे देश मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे और एजेंडा और एक्शन प्लान तय करेंगे और उस पर साइन करेंगे। ठीक है, इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोला गया। अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली मीटिंग जो हुई वो हुई जर्मनी के अंदर बर्लिन में, जिससे कुछ खास रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज कॉप नंबर 3, जो कि जापान के शहर क्योटो में हुई, जिसका रिजल्ट था क्योटो प्रोटोकॉल। मैंने आपके सामने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ओपन किया है। इस डॉक्यूमेंट की सहायता से मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा क्योटो प्रोटोकॉल आखिर क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग लिमिटेशन तय करता है फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए, इस प्रोटोकॉल के तहत कुछ बातें बोली गई, और वो ये थी कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हैं। डेवलप्ड नेशंस आर हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेवलपिंग नेशन से बहुत पहले हो चुका था। इस वजह से उन्होंने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत लार्ज स्केल पे किया, अगर हम उसे कंपेयर करें डेवलपिंग नेशंस के साथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब डेवलपिंग नेशन, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कट करें और डेवलपिंग नेशंस को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने दें, और ताकि ये भी डेवलप हो सके। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा सामने आया। क्योटो प्रोटोकॉल जिस प्रिंसिपल पे आधारित था उसे बोला गया CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह था कि पूरे विश्व का, समूचे विश्व का एक कॉमन गोल है। वो गोल ये है कि हम सब लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना चाहते हैं। गोल इज कॉमन बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएटेड क्यों की गई? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि डेवलप्ड नेशंस आर हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किन पे है? ज्यादा है डेवलप्ड नेशंस पे, क्योंकि उन्होंने पहले से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत ज्यादा कर दिया। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएटेड है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, उसके लिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया, जिसको हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। अब उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या किया गया, जो भी पूरा वर्ल्ड जो है, जो पार्टीज हैं, उनको क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट एनेक्सेस के अंदर। एनेक्स 1 के अंदर ऐसी कंट्रीज को डाला गया जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं या इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन हैं। इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन ऐसे देश जो कि लार्जली ऐसा बोला जाता है कि USSR से अलग हुए थे। एनेक्स 2 के अंदर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज आएंगी। नॉन एनेक्स नेशन जो कि जनरली लो इनकम कंट्रीज या डेवलपिंग नेशंस आप इनको मान सकते हैं। देन वी हैव LDCs, जिनको नो बाइंडिंग टारगेट से मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। इस क्लासिफिकेशन का मतलब यह था कि जो कंट्रीज एनेक्स 1 में आती हैं, जिन्हें हम डेवलप्ड नेशन या इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, इन कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स होंगे। किस चीज के बाइंडिंग टारगेट्स? इनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स होंगे कार्बन एमिशन के, क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा। और अगर ये डेवलप्ड नेशंस बहुत ज्यादा और रैपिडली डेवलपमेंट करते हैं तो इवेंचुअली ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी ज्यादा होगा, बट उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव किस पे होगा? डेवलपिंग नेशन पे। तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि डेवलप्ड नेशन को हम एक बाइंडिंग लिमिट दे देते हैं कि इससे ऊपर अगर आप ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम इस्टेब्लिश कर देंगे जिससे आप एक कंट्रोल्ड मैनर में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करें। अब वो जो मैकेनिज्म है उसे ही कार्बन ट्रेडिंग या फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। अब मैं आपको फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूं, ये क्या है। देखिए, जैसा कि हमने बोला, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 2 मेजर एनेक्स हैं। वन इज एनेक्स 1, जहां पे हमने ऐसे देशों को रखा जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन को रखा गया।
इन कंट्रीज के ऊपर कुछ बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए, इन कंट्रीज के ऊपर कुछ बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड है दैट इज नॉन एनेक्स नेशन। ये नॉन एनेक्स नेशन ऐसे नेशंस हैं जिनके ऊपर कोई बाइंडिंग लिमिट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं इसी के थ्रू हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लोज को भी अप्लाई करते हैं? बिल्कुल सही बात है, यहीं से हमने डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर ली। अब जब डेवलप्ड नेशंस बाइंडिंग टारगेट्स और नॉन बाइंडिंग टारगेट्स की बात आती है तो डेवलप्ड नेशंस कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुए। यहां से निकल के आता है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। ये फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म क्या है ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तभी आप बहुत बेहतर तरीके से पेरिस एग्रीमेंट को भी समझ पाएंगे। अदरवाइज मैं सीधा कोप 29 से स्टार्ट करता तो इट वोंट बी बेनिफिशियल फॉर यू। फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म के अंदर दो तरीके के मार्केट स्टैब्लिश किए गए। पहले बोला गया एक ट्रेडिंग होती है जिसको बोला जाता है ऑफसेट ट्रेडिंग, एंड सेकेंड ट्रेडिंग बोला जाता है जिसे एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग, अब ये ट्रेडिंग हो रही है, अब ये ट्रेडिंग किस चीज की है इसे समझते हैं और ये टारगेट्स क्या हैं। देखिए मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जो कि एक डेवलप्ड नेशन है, इन्हें एक बाइंडिंग लिमिट दी गई कि आप 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप एमिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप अरेंज नहीं करते तो आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, पेनल्टी आपको लगेगी इसके बाद, क्योंकि आपके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स हैं। और यहीं पे है कनाडा। कनाडा भी एक डेवलप्ड नेशन है, इसको भी मान लीजिए 100 यूनिट का टारगेट दिया गया। अब अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने उस साल 80 यूनिट ही क्या किए, एमिट किए, कार्बन का 80 यूनिट एमिशन हुआ, जबकि कनाडा ने 120 यूनिट एमिट कर दिया। तो कनाडा को 20 यूनिट ब्रीच करने के लिए ब्रीच किए इन्होंने, और यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 20 यूनिट का क्या किया, सेविंग किया। जो सेविंग ऑस्ट्रेलिया ने 20 यूनिट्स का किया है, यही 20 यूनिट्स ऑस्ट्रेलिया के कार्बन क्रेडिट्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के कार्बन क्रेडिट। इन्होंने क्रेडिट अचीव किया कम एमिशन करके। अब कनाडा को क्या चाहिए, कनाडा को चाहिए कि अगर मान लीजिए मैंने साल भर के अंदर अपने इन टारगेट्स को अचीव नहीं किया तो भाई साहब मेरे को तो पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब यह है नाउ कनाडा हैज टू बाय सम कार्बन क्रेडिट्स। कनाडा को क्या करना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट्स को बाय करना पड़ेगा। अब मुझसे पहला सवाल यह पूछा जाता है कि कनाडा 120 क्यों करेगा एमिट जब उसको पता है 100 यूनिट है। देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर देश की जरूरत है, इस वजह से जब भी डेवलपमेंट होगा तब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन तो होना ही है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए हमने ज्यादा एमिट कर भी दिया तो क्या हो गया, वी विल बाय सम कार्बन क्रेडिट। तो किसी ने पूछा सर ये कार्बन क्रेडिट कहां मिलते हैं, तो उन्होंने बोला एक हमने क्या कर दिया, मार्केट स्टेब्लिश कर दिया। इस मार्केट को हम क्या नाम देते हैं, कार्बन मार्केट का नाम देते हैं। जैसे हमारे यहां शेयर मार्केट होता है वैसे ही ये कार्बन मार्केट है। इस कार्बन मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड का गेम होता है। सप्लाई कौन कर देगा, सर ऑस्ट्रेलिया। डिमांड किसकी है, सर कनाडा की। तो क्या कनाडा इस मार्केट से डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकता है, जी हां सर, कनाडा यहां पे जाएगा और 20 यूनिट बाय कर लेगा। इस तरीके की ट्रेडिंग को नाम दिया गया एमिशन ट्रेडिंग। इसको नाम दिया गया एमिशन ट्रेडिंग। बहुत फेयर सा सिनेरियो है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल आएगा कि एमिशन ट्रेडिंग में जो कार्बन के प्राइसेस हैं, जो आप कार्बन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसके प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं। इसके प्राइसेस बेटा डिसाइड होते हैं मार्केट मैकेनिज्म से। सप्लाई एंड डिमांड का गेम है तो बदलते रहते हैं, ठीक है। सर फिर ये ऑफसेट ट्रेडिंग क्या है, सर नाम समझें। ऑफसेट का मतलब होता है आप कार्बन को ऑफसेट कर रहे हैं। कार्बन को ऑफसेट करने का मतलब आप कार्बन को सिंक कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए यहां पे ऑस्ट्रेलिया है और इधर है इंडिया। क्या इंडिया पे कोई बाइंडिंग लिमिट है, सर नहीं। ऑस्ट्रेलिया पे है, जी हां सर, ऑस्ट्रेलिया पे 100 यूनिट की बाइंडिंग लिमिट है। ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि अगर मान लो मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता हूं तो मेरा ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। मैं क्या करता हूं, एक प्रोजेक्ट इंडिया में लगाता हूं। इंडिया में एक प्रोजेक्ट लगाता हूं जिसमें मैं सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट सोच रहा हूं। उस सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने के कारण इंडिया में क्या कार्बन एमिशन कम होगा, बिल्कुल सही बात है सर, कार्बन का एमिशन कम हुआ।
और क्या कार्बन ऑफसेट हुआ यहां पे? सर ऑफसेट हो गया, राइट, ऑफसेट हुआ। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। मान लीजिए 20 यूनिट कार्बन ऑफसेट कर दिया इस सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ने इंडिया के अंदर, तो वो किसके खाते में ऐड हो गया? ऑस्ट्रेलिया के खाते में ऐड हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया के क्या हो गए? कार्बन क्रेडिट्स हो गए। अब ये कार्बन क्रेडिट्स, कितने कार्बन क्रेडिट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले? 20 यूनिट। तो क्या ऑस्ट्रेलिया अब 120 यूनिट एमिट कर सकता है? जी हां सर, कर सकता है, क्योंकि उसने अपने 20 यूनिट कहां पे इन्वेस्ट कर दिए हैं? इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं। इसके अंदर आपने क्या कोई प्रोजेक्ट लगाया? जी हां, यहां पे प्रोजेक्ट बेस्ड है। यहां पे आपने एक प्रोजेक्ट लगाया है और कार्बन को क्या किया? ऑफसेट किया। इसीलिए इसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के नाम से जाना जाता है। सर ऑफसेट ट्रेडिंग का दूसरा हिस्सा क्या है, जिसे सर जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट इंडिया की जगह, बस फर्क इतना है यहां पे एक डेवलप्ड नेशन है और एक नॉन एनेक्स या डेवलपिंग नेशन है। अगर ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, न्यूजीलैंड में या किसी और डेवलप्ड नेशन में यह प्रोजेक्ट लगाता तो उसे हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट सेम है, बस हमने अगर नॉन एनेक्स नेशन में लगाया तो उसे CDM के नाम से जानेंगे, एनेक्स नेशन में लगाया तो उसे JI के नाम से जानेंगे, और अगर हमने नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड डायरेक्ट ट्रेडिंग कर ली तो उसे एमिशन ट्रेडिंग कहेंगे। यह कार्बन मार्केट एस्टेब्लिश किया गया अंडर दी क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि आपके सामने यहां पे है। एमिशन ट्रेडिंग जो कि नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड है, जिसमें कैप एंड ट्रेड, मतलब आपके ऊपर एक कैप है और उसके ऊपर का हिस्सा बचा हुआ अगर आपने सरप्लस अचीव किया है तो उसको आप ट्रेड कर दें, ठीक है, बिटवीन एनेक्सर कंट्रीज। जो एनेक्स कंट्रीज होंगी वही करेंगी। प्रोजेक्ट बेस्ड में जॉइंट इंप्लीमेंटेशन बिटवीन एनेक्स कंट्रीज और CDM बिटवीन नॉन एनेक्स नेशन। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कार्बन मार्केट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। धीरे धीरे चल के क्योटो प्रोटोकॉल का जो फेज है, क्योटो प्रोटोकॉल का कमिटमेंट पीरियड था 2012 से 2020 तक, जिसको हम सेकेंड कमिटमेंट पीरियड कहते हैं। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड वाज 2008 टू 2012। 2012 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल कभी ऑपरेशनलाइज हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस थे उनको लगा उनके साथ हो रहा है धोखा, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे लग रही है रोक। और डेवलपिंग नेशन सच एज इंडिया एंड चाइना, ये ऐसे देश हैं जो आज इस समय पे सबसे बड़े एमिटर हैं और इन पे कोई बाइंडिंग लिमिट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कारणवश सारे डेवलप्ड नेशंस, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, कनाडा विड्रू, रशिया ने भी विड्रॉ कर लिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी क्योटो प्रोटोकॉल के सेकंड कमिटमेंट पीरियड से विड्रॉ किया। इस वजह से ये जो फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है, ये 2013 के बाद क्या हो गया? नॉन ऑपरेशनल हो गया और दुनिया को लगा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट करें। फिर उनको लगता है कि देखो, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाने ही पड़ेंगे। फिर वो अगली डील पे पहुंचते हैं और उस डील को बोला जाता है COP21 पेरिस एग्रीमेंट। COP21 पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये आते हैं और पेरिस एग्रीमेंट में, जो कि 4 नवंबर 2016 को हुआ, इस एग्रीमेंट के अंदर ये एनफोर्स हुआ और 2015 में ये हुआ। इस एग्रीमेंट में ये टारगेट रखते हैं कि हम दुनिया के तापमान को किसी भी हद तक अगर देखें तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट कर दें। मतलब हमारा एम्बिशियस टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस, बट हम अपना पूरी कोशिश, और कुछ भी हो जाए 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने टारगेट रखा। अब इसको अचीव करने के लिए सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही थी कि ये जो बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग और डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच की ये खाई है, इसे ये भर नहीं पा रहे थे। इस कारणवश अब यहां पे इस पूरी की पूरी दुविधा का समाधान कर दिया गया कि किसी के ऊपर भी बाइंडिंग लिमिटेशन नहीं होगी। हर देश अपना एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन देगा, जिसे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा। जैसे इंडिया अपना INDC पेश करेगा। अब ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इसमें इंडिया या बाकी के देश ये बताएंगे कि वो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करने वाले हैं, क्या क्या एफर्ट्स करने वाले हैं और उनके टारगेट्स क्या क्या हैं। बस फर्क ये होगा
कि ये सब के सब टारगेट को अचीव करना क्या होगा, वॉलेंटरी होगा। यहां पे बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है इन टारगेट्स को अचीव करना। ध्यान से सुनना, टारगेट को अचीव करना वॉलेंटरी है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। बट हर देश को आईएनडीसी जरूर देने पड़ेंगे, ये उनके लिए बाइंडिंग है। ये उनके लिए बाइंडिंग है कि अगर आप इस पूरी ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं तो आपको टारगेट देना पड़ेगा, आईएनडीसी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसमें आप बताओगे जी कि आपने क्या क्या कम करना है। जैसे मैं आज ही के लेक्चर में आईएनडीसीज इंडिया के बताऊंगा और अपडेशन जो हुआ वो भी बताऊंगा, तो पूरी कहानी समझ में आ गई। अब अगर इन आईएनडीसीज को अचीव करना है, इन टारगेट्स को अचीव करना है, देन अगेन यू नीड व्हाट, यू नीड मार्केट। अब ये मार्केट कैसा होगा, कौन सा मार्केट होगा, क्योंकि पहले वाले मार्केट में तो सर बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग था, वो सीडीएम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन तो खत्म हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल नॉन ऑपरेशनलाइज हो गया। तो आर्टिकल नंबर 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल नंबर 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एस्टेब्लिश द कार्बन मार्केट मैकेनिज्म, जिसे मैंने खूबसूरती से इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में समझाने की कोशिश की है, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 6 के अंदर, पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंदर दो सब आर्टिकल्स हैं। वन इज आर्टिकल 6.2, अनदर वन इज आर्टिकल 6.4। दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 6.2 कहता है एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल मिटिगेशन आउटकम्स, ITMOs। भारी भरकम वर्ड है सर, समझते हैं क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए कोई एक कंट्री है ए, वो एक बहुत लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाती है किसी दूसरे देश में, ठीक है। वो एक लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाती है अपने ही देश में, जिससे वो जनरेट करती है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मिटिगेशन आउटकम्स। मान लीजिए इसको एक और आसान करते हैं, भारत ने एक बहुत बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया। उस सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से 100 यूनिट कार्बन का एमिशन कम हुआ, तो वो 100 क्रेडिट किसके हो गए, भारत के हो गए। अब एक दूसरी कंट्री है बी, उसके पास इतना पैसा नहीं है, हमारा पड़ोसी देश, पड़ोसी मित्र, दुष्ट पाकिस्तान, उसके पास नहीं है पैसा, है ना, वो नहीं लगा सकता सोलर पावर प्रोजेक्ट। बट बातें तो बड़ी बड़ी कर आया कि सर आईएनडीसीज अचीव करेंगे, टारगेट्स हैं हमने ले लिए, अब उनको अचीव तो करना ही है। वो फिर कहेगा एक काम करते हैं, भारत को बोलते हैं कि आप अपने जो ये 100 यूनिट अचीव किए ना आपने, ये हमें बेच दो, वो आप ट्रांसफर कर दो, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो, ट्रेडिंग हो गई ना। तो भारत क्या कर सकता है, कंट्री बी कैन देन यूज दीज आईटीएमओस टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स कंप्लायंस, वो अपनी कंप्लायंस दिखा देंगे विद द पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है। वेल कंट्री ए विल रिसीव द फाइनेंशियल बेनिफिट, भारत को मिल जाएगा फाइनेंशियल बेनिफिट। ऐसा जो आर्टिकल 6.2 है, आर्टिकल 6.2 जो है वो ऐसी बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग की बात करता है, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग की बात करता है, ठीक है। बाइलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग का मतलब, मान लीजिए 10 देश हैं, 10 देश ने मिलकर बोल दिया कि ठीक है, कईयों ने अपने प्रोजेक्ट लगाए, कई प्रोजेक्ट लगाने के बाद जो क्रेडिट अचीव किया उसको बेच रहे हैं बाकी के देशों को, वो आपस में अपना मैकेनिज्म डिसाइड कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा गवर्निंग बॉडी नहीं चाहिए उन्हें जो कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगा, वो देश आपस में मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें। ये उनका बाइलेटरल और मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है, जिसमें वो ITMOs यानी कि जो मिटिगेशन आउटकम्स हैं, इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफरेबल मिटिगेशन आउटकम्स हैं उनको जनरेट कर रहे हैं। सीधा ट्रेडिंग का फंडा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहीं पे आर्टिकल 6.4 आता है। आर्टिकल 6.4 कहता है कि ठीक है, अगर आप बायलिटरल नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत पाकिस्तान के आपको पता है रिश्ते इतने मजबूत तो है नहीं, तो वो कहता है आप एक काम करो, हम आपको एक और मौका देते हैं जिसमें हम एक सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल कार्बन मार्केट बनाएंगे। उस सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल कार्बन मार्केट के अंदर सारे देश इनवाइटेड हैं। वहां पे हमारी एक सुपरवाइजरी बॉडी होगी, वो आइडेंटिफाई करेगी कि आपने ये प्रोजेक्ट लगाया तो इससे कितने कार्बन एमिशन कम हुए, और उसके बाद वो गवर्न करेगी उनको, उनकी ऑडिट भी करेगी और फिर बता देगी कि हाँ ठीक है, हम आपको ये अधिकार देते हैं कि आप हमारे मार्केट में आके अपना कार्बन क्रेडिट बेच दो। ठीक है सर, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे है एमिशन रिडक्शन एंड ERO जनरेशन। जो ये ERO है,
ईआरओ का मतलब क्या है? एमिशन रिडक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमिशन रिडक्शन के जो आउटकम्स हैं, जितना आपने एमिशन का रिडक्शन किया वो आउटकम्स आप बेच सकते हो। बट यहां पे 6.4 में जो बेचना होगा वो सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल मार्केट में बेचना होगा, जिसको सुपरवाइज करने के लिए एक बॉडी होगी, जिसको गवर्न करने के लिए एक बॉडी होगी, जिसको अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बॉडी होगी। ये बॉडी ही आर्टिकल 6.4 के तहत इस पूरे इंटरनेशनल मार्केट को क्या करेगी? गवर्न करेगी। यहां पे आईटीएमओज में क्या था? ये आपस में मिलके अपना गवर्नेंस मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये दो ऑप्शन दे दिए गए। अब इनके अगर डिफरेंस की बात करें, 6.2 और 6.4 में समझ ही नहीं आता डिफरेंस क्या है ना? देखो, आर्टिकल 6.2 जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की बात करता है, जबकि आर्टिकल 6.4 एक सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल कार्बन मार्केट की बात करता है। फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो आर्टिकल 6.2 में आपस में कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, सेंट्रलाइज्ड मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी कम है। गवर्नेंस अगर आप देखेंगे तो बायलिटरल है तो कंट्री ड्रिवन है, यहां पे एक सुपरवाइजरी बॉडी होगी। स्टैंडर्डाइजेशन यहां पे लोअर है, यहां पे कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा कि आपने इतना एमिशन किया तो इसका एक स्टैंडर्ड है ना, हम उसकी ऑडिट भी कर रहे हैं, उसको कैसे नापा जाएगा, किसके खाते में ऐड होगा, वो सारा यहां पे स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। ओवरसाइट वहां पे हायर होगा, यहां पे लोअर होगा। सो दैट इज हाउ आर्टिकल 6.2 एंड 6.4 आर एस्टेब्लिश्ड अंडर पेरिस एग्रीमेंट। आज के बाद जो व्यक्ति इस वीडियो को यहां तक देख गया उसे आर्टिकल 6 में कभी डाउट नहीं आना चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूं, आर्टिकल 6 का मतलब है कि हम कार्बन मार्केट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पहले वाला कार्बन मार्केट तो खत्म हो गया, यहां पे अब कार्बन मार्केट कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है? दो तरीके बता दिए। पहला तरीका बायलेटरल या मल्टीलेटरल। बायलेटरल या मल्टीलेटरल में मान लो इंडिया और पाकिस्तान आपस में अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसमें वो सोचते थे चलो ठीक है, वैसे तो क्रिकेट तो नहीं खेलने देना चाहते बट कुछ क्लाइमेट चेंज में तो हमारी मदद कर दो, तो इंडिया सोचता है कि हाँ ठीक है यार, क्लाइमेट चेंज में ऐसा है कि उसके ऊपर जो प्रभाव होगा हमारे ऊपर भी तो हो सकता है, और भाई गरीब है तो हमने मान लो जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया, 200 यूनिट उसके अंदर हमने कार्बन ऑफसेट कर दिया, वो 200 यूनिट हमने पाकिस्तान को बेच दिए, है ना। उससे हमने जो पैसा लिया उससे हम और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो भाई होशियार हैं, वो तो नल्ला पाकिस्तान है ना। इसीलिए हम इन सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़े हैं। आई होप इट इज क्लियर। 6.4 में एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, पाकिस्तान कहता नहीं भाई कुछ भी हो जाएगा, हिंदुस्तान से मदद नहीं लेंगे, तो हम क्या करते हैं सेंट्रलाइज्ड मार्केट में चले जाते हैं। तो वहां पे एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट है जहां पे सारे देशों के जितने भी एमिशन रिडक्शन आउटकम्स हैं, EROs एमिशन रिडक्शन आउटकम्स, उनको स्टैंडर्डाइज किया गया है, वो बेचो खरीदो, और मार्केट के जो मेजर्स हैं सप्लाई एंड डिमांड, उसकी वजह से ये पैसा, उसकी वजह से रेट्स डिसाइड हो जाएंगे, कहानी हो गई खत्म। सो अब आते हैं वापस हमारी इस COP29 की कहानी पे। तो मैं ये कहता हूं बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया, जी हां, ग्लोबल कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इसके कुछ ड्राफ्ट के ऊपर जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि हमारी बुकलेट उड़ान 500 के अंदर दिया गया है। इसमें अलग अलग सीक्वेंस में ये सारी चीजें दी गई हैं, बट मैं चाहता था कि इसको हम एक सीक्वेंशियल, एक ऐसे तरीके से पढ़ें कि जुड़ी हुई चीजें हों। यहां पे आप पेज नंबर 4 पे पा सकते हैं ग्लोबल कार्बन मार्केट, पेज नंबर 4, चलिए पहुंचते हैं पेज नंबर 4 पे, ग्लोबल कार्बन मार्केट की बात करते हैं। देखिए कहां पे पहुंच गए, पेज नंबर 2 पे हैं अभी हम, चलें देखिए, ये रहा कार्बन, ग्लोबल कार्बन मार्केट voted a clear a much delayed agreement to the finalizing of global carbon market। एक ऐसा मार्केट जो कि ट्रेड करता है किसको? कार्बन क्रेडिट्स को। कार्बन क्रेडिट्स क्या होती हैं बेटा? कार्बन क्रेडिट्स वो होती हैं जिससे आपने कार्बन के एमिशन को कम किया, वो आपका क्रेडिट है। प्राइसिंग मैकेनिज्म, एमिशन कैप जो कि इंपोज होगी नेशन पे, अचीव करना है क्लाइमेट टारगेट को। बैकग्राउंड क्या है? आर्टिकल नंबर 6 किसके तहत
क्या मीट करना चाहते हैं, टारगेट क्या है सर, जो हमने एनडीसीज में दिए हैं। मार्केट के फ्रेमवर्क क्या है सर, आर्टिकल नंबर 6.2 एंड आर्टिकल नंबर 6.4। 6.2 टॉक अबाउट ग्लोबल बायलैटरल, 6.4 टॉक अबाउट ग्लोबल मार्केट। उसको सुपरवाइज कौन करेगा, यूनाइटेड नेशन की बॉडी। यहां पे वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। और इंटेग्रिटी स्टैंडर्ड्स कौन होंगे, यहां पे स्टैंडर्ड्स कौन, इंटेग्रिटी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपने एक प्रोजेक्ट लगाया, उस प्रोजेक्ट में कार्बन का एमिशन कम हुआ है, ऑफसेट हुआ है, नहीं हुआ, उसके स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करेगा, यूनाइटेड नेशन की बॉडी। उसका ऑपरेशनल टाइमलाइन क्या होगा, विल बी अवेलेबल बाय 2025। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं वो इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये हो गई एक न्यूज रिलेटेड टू दी कार्बन मार्केट। इसके बाद जो COP29 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस हुई है, दैट इज इन रिलेशन टू कार्बन, दैट इज इन रिलेशन टू दी ग्रिड एनर्जी इनिशिएटिव। मैं उनको भी आपके सामने डिस्कस करता हूं। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहां पे लिखे हैं, चलिए इनको हम आके डिस्कस करते हैं। ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज, जो कि मैंने यहां पे मेंशन किया है, दो हो गए। फिर आता है लॉस एंड डैमेज सपोर्ट से पहले ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज। हम जानते हैं कि आज के इस दौर में हम ऑयल और गैस से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं कि हम ट्रांजिशन कर दे रिन्यूएबल एनर्जी पे, और उस रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन करने के बाद उसके ग्रिड नेटवर्क को बहुत तकड़े तरीके से एनहांस करें। ग्रिड नेटवर्क का मतलब यह है कि मान लो मैंने जैसलमेर के अंदर एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा लिया, बट उस सोलर पावर प्लांट से जनरेट जो बिजली हुई है वो पोल्स यानी कि खंभों से होते हुए मेरे घर तो आए। मेरे घर पे बिजली अभी भी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। मान लो ये जैसलमेर है, इस जैसलमेर के अंदर ये सोलर पावर प्लांट लगा दिया, मेरा घर यहां पे है, एक थर्मल पावर प्लांट यहां पे है। अब मैं कहता हूं यहां पे मैं एनर्जी जनरेट कर रहा हूं, बट जब तक ये मेरा घर ग्रिड से कनेक्ट नहीं होगा रिन्यूएबल एनर्जी के, तब तक इस एनर्जी का कोई फायदा नहीं है। मेरा घर अभी भी किससे कनेक्टेड है, थर्मल पावर प्लांट से, तो क्या ये फायदेमंद है, नहीं। तो इस प्लेज का तात्पर्य यह है कि हम ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रिड हैं इसकी कनेक्टिविटी को एनहांस करेंगे। और ये तो एनहांस करेंगे ही, बट उसके साथ साथ जो ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हुई है इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज कर लें। एक चीज का जवाब देना चाहता हूं, वो ये है कि आप समझें, सोलर एनर्जी, yes, it is a renewable form of energy. Very good, no doubt about that. But solar energy is highly unreliable source. Why? You cannot run your railways on solar. You cannot run your industries on solar. During the times of monsoon and winters, forget about the sun in the entire areas of northern India. So, during those times, you cannot rely upon solar energy. Then what can we do during the months of March, April and May, when sun is shining brightly over these areas? We can generate solar energy and store them largely. And if we'll be able to store them, then during the other half of the year, we can be utilizing the energy that we have stored in the previous months. That is what the idea of global grid pledge as well as energy storage. So now I hope you have got this understanding कि global energy storage को हमने increase करना है, उसके साथ साथ grid connectivity, renewable grid connectivity को enhance करना है, जहां पे हम 1500 गीगावाट की एनर्जी को हम क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं बाय 2030। और ऐसा है कि 25 मिलियन किलोमीटर तक का हम ये जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उसको एनहांस करना चाहते हैं। दिस इज द ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज। चलें, अब आता है LND सपोर्ट। सर ये लॉस एंड डैमेज सपोर्ट क्या है? आधी जनता को ये नहीं पता होता कि लॉस एंड डैमेज भी क्या है। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तब उस केस में 3 वर्ड आपके सामने आएंगे। पहला आएगा अडेप्टेशन, सेकेंड वन वुड बी मिटिगेशन एंड थर्ड वुड बी दी, मैं आपको बता देता हूं, लॉस एंड डैमेज। वो कैसे है मैं बता देता हूं। देखें, सबसे पहले आप क्लाइमेट चेंज को अडेप्टेशन के थ्रू समझें। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब है कि आपने रेजिलियंस को एनहांस कर लिया। मान लो मैंने बोला
कि अडेप्टेशन, अच्छा चलो मैं पहले दोनों वर्ड को अच्छे से समझा देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा लॉस एंड डैमेज क्या है। अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। अडेप्टेशन में आप मानकर चल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया है तो सी लेवल राइज होगा, फ्लड्स आएंगे, सूखा पड़ेगा, उसके साथ साथ जो ये वेदर एक्सट्रीमिटीज है वो भी देखी जाएंगी। तो अब आगे चल के अपनी एग्रीकल्चर जो करनी है वो रेजिलिएंट हो क्लाइमेट चेंज से। आप ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें जो कि हीट रेजिस्टेंट हो। अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो सी वॉल्स बना लो, कोस्टल एरिया से पीछे स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करो। ये आपने अडेप्ट कर लिया, जो चेंज हुई सिचुएशन उससे आपने अडेप्ट कर लिया। सो यहां पे आप एनहेंस करते हैं रेजिलियंस को। आपने अपनी रेजिलियंस जो है उसको क्या कर लिया, एनहेंस कर लिया। अपनी कैपेबिलिटीज को क्या कर लिया, एनहेंस कर लिया, ताकि आप मानकर चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उससे आप आगे आने वाले समय में कैसे निपटेंगे। जैसे आप डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि अडेप्ट कर चुका है। आप क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात कर लें, या आप मान के चल रहे हो ना क्लाइमेट चेंज होगा, बट फिर भी आपने क्या किया, एग्रीकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट कर दिया, मतलब अब आपने अडेप्ट कर लिया। मिटिगेशन का मतलब होता है कि आप उस चीज के इंपैक्ट को कम करो। मान लो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज्यादा हो रहा है तो इसको कम करो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा है तो इसको कम करो, फॉसिल फ्यूल के यूज को क्या करो, कम करो। ये मिटिगेशन है। यहां पे आप कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, यहां पे आप रिडक्शन करना चाहते हैं एमिशंस में, एमिशन में रिडक्शन करना चाहते हैं, उसे ही बोलते हैं मिटिगेशन। बट इन दोनों को करने के बावजूद भी कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जिसको मैं रेजिडुअल इफेक्ट कहता हूं, जो कि ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, लॉक इन हो चुके हैं। ऑलरेडी लॉक इन होने का मतलब ऐसे रेजिडुअल इफेक्ट जिनसे ना अडेप्टेशन करके ना मिटिगेशन करके हम निपट सकते हैं। जो सी लेवल राइज हुआ उससे जिन लोगों की जान गई वो तो चली गई, बाढ़ आया तो उससे बहुत सारे लोगों की जान गई वो तो गई, सूखा पड़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हुई, फेमाइन आया, लोगों की जान गई। ये जो नुकसान हुआ है ये ना अडेप्टेशन से भर सकता है ना मिटिगेशन से भर सकता है। ये तो क्या हो गया है, लॉस हो गया है, ये क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। और किसकी वजह से हुआ, सर क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। तो इस लॉस एंड डैमेज की भरपाई के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड सपोर्ट, वी नीड फंड। इसी फंड को बोला गया लॉस एंड डैमेज फंड। अब आज के बाद आपको डाउट नहीं आना चाहिए, अडेप्टेशन फंड आप अडेप्टिव मेजर्स के लिए कि फ्यूचर में आप कैसे करने वाले हैं। मिटिगेशन फंड में आप क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे। मान लो मैंने सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा दिया, मैं रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन कर गया, बट उससे पहले जो सी लेवल राइज हो गया, जो छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड SIDS हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जैसे कि तुवालू आइलैंड हो गया है ना, वनुआतू आइलैंड्स हो गए, ये जो आइलैंड्स हैं जो SIDS हैं, है ना, इन देशों पे तो भारी भरकम नुकसान हो ही चुका है ना। वो कहते हैं भाई अब हम वॉल बना के क्या करें, हमारे तो लोग निपट गए, तो इसको भरपाई के लिए हमें पैसा चाहिए। उसे LND, लॉस एंड डैमेज फंड के नाम से जाना जाता है। ये COP27 से चलता आ रहा है। बहुत पहले इसके बारे में बात हुई थी, बट COP27 में इसको इस्टेब्लिश करने की बात की, और इस साल COP29 के अंदर बोला गया कि लॉस एंड डैमेज फंड को हम इस्टेब्लिश करेंगे, और उसके साथ साथ ऑपरेशनलाइज करके जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको इसका पैसा दिया जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 6.2 बता दिया, ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज बता दिया, कॉप हाइड्रोजन डिक्लेरेशन। देखो ग्रीन हाइड्रोजन, जब यहां पे मैंने आपको बात की कि ये जो भी जितने भी वेट फॉर अ व्हाइल, यहां पे ये जो एनर्जी स्टोरेज है, इस एनर्जी स्टोरेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टोरेज है वो कहां पे किया जा सकता है, वो स्टोरेज किया जा सकता है हाइड्रोजन के अंदर, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन का नाम देते हैं। तो ये एक ट्रू रिन्यूएबल सोर्स, ट्रू क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बन के सामने आएगा। इसलिए यहां पे बात की गई, सॉरी अगेन, कॉप हाइड्रोजन सिग्नेटरीज ने प्लेज किया टू बूस्ट द रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। आप हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को एनहांस करें ताकि आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकें।
फिर आता है एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, जो कि यूएई ने COP29 में लॉन्च किया है। कोई इतना बड़ा इसमें एस्पेक्ट नजर नहीं आता। स्ट्रेंथनिंग द एनडीसीज, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जो आपके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडियाज क्लाइमेट टारगेट, जो कि इंडिया की एनडीसीज हैं। भारत ने 2015 में जब अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किए, तब उसमें बताया कि हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन को 33 से 35% तक कम करेंगे बाय 2005 लेवल, जिसे हमने 45% का नया टारगेट लिया है, अपडेट किया 2022 में। हम नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी को 50% तक लेके जाएंगे। हम अपने कार्बन सिंक को 2.5 बिलियन से 3 बिलियन तक डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्या है? ये हमने टारगेट लिए। ये क्या है? INDCs हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हमने दुनिया को बता दिया हम प्रतिबद्ध हैं क्लाइमेट चेंज के प्रति। बट इनको अचीव करने के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए? सर, मार्केट की। मार्केट कहां पे स्टेब्लिश होगा? 6.2 में या 6.4 में? समझे कि नहीं? अब यहां से कहानी पूरी कवर हो चुकी है। नॉलेज नगेट में हम ये जानते हैं कि COP26 ग्लासगो में जब हुआ, तब आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव गिवन द आइडिया ऑफ पंचामृत, जिसे पंचामृत गोल्स के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना चाहते हैं बाय 2030। 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से होंगी और हमारे टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस को हम 1 बिलियन टन से कम करेंगे। देन वी विल रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% एंड वी विल अचीव नेट जीरो बाय 2070। ये पंचामृत गोल्स पहले हमारे COP26 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किए थे। तो दिस इज डन। सो यहां पे हमने ये पढ़ लिया, ठीक है जी। अब आ जाएं COP29 में भारत ने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले भारत ने बोला कि हम इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू द अडेप्टेशन स्ट्रेटजी। देखो, मैंने आपको बता दिया अडेप्टेशन के अंदर क्या आता है? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इसीलिए एक पैनल को ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द CDRI। CDRI भारत का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोएलिशन क्रिएट करना चाहते हैं, जो बताता है कि अडेप्टिव मेजर के अंदर, अडेप्टेशन के मेजर के अंदर आप खुद समझो कि हम ऐसे देश हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इस डेवलपिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें जो कि क्लाइमेट चेंज से रेजिलिएंट हो। हम सबसे वी आर दी वर्स्ट विक्टिम ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इस कारण से अगर आप यहां पे अडेप्टेशन और मिटिगेशन को देखते हैं और गौर से समझ पाते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप समझो इस बात को, अगर ये रिडक्शन एमिशन की बात करता है मिटिगेशन, और अडेप्टेशन ये बोलता है कि क्लाइमेट चेंज तो हो गया है, अब अडेप्ट कर लो, तो डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा फोकस कहां पे होगा? कोई दिमाग लगा के कमेंट सेक्शन में जवाब देना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज कभी ये मानेंगी नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, क्योंकि अगर वो मान लेंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाएगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं? वो हमेशा जोर देती हैं मिटिगेशन पे, अडेप्टेशन पे जोर नहीं देती, वो जोर देती है मिटिगेशन पे। और जो डेवलपिंग नेशन है उनका मेजर फोकस अडेप्टेशन है, बट वो मिटिगेशन को भी नहीं भूलते हैं, है ना। तो यहां पे आप एक चीज समझेंगे कि ऐसे कोई भी प्रोग्राम अलायंस जो कि मिटिगेशन सेंट्रिक होंगे, लार्जली वो किन के द्वारा चालू किए गए होंगे? डेवलप्ड नेशन के द्वारा। अडेप्टेशन सेंट्रिक जो होंगे वो डेवलपिंग नेशन के द्वारा। और यहां पे मैं आगे बताऊंगा, मिटिगेशन में ग्लोबल मीथेन प्लेज स्टार्ट किया गया डेवलप्ड नेशन के द्वारा, इंडिया ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। दिमाग ऐसे लगाया जाता है, हर कोalition को थोड़ी याद रख लेंगे कि भारत पार्ट है या नहीं है। यहां पे अगर डेवलपिंग नेशन के सेंट्रिक है CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कैसा है? अडेप्टिव है। अडेप्टिव है तो इसको कौन स्टार्ट कर रहा है? भारत के द्वारा ये क्या किया गया? इनिशिएटिव लिया गया, जो कि सपोर्ट करता है आइलैंड नेशन को इन रेजिलियंस बिल्डिंग के अंदर। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस इनिशिएटिव, जो कि ग्लोबल एफर्ट है टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ साथ
हम एक और एस्पेक्ट पर आए जहां पे स्वीडन की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट ने लीड आईटी मेंबर्स जो हैं वो मीटिंग किया। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इंडस्ट्री ट्रांजिशन का मतलब है कि हम अब इंडस्ट्रीज को सेफली ट्रांजिशन कर दें, किस पे? नॉन फॉसिल फ्यूल पे, जहां पे हम हाइड्रोजन का रोल बहुत ज्यादा एनहेंस करें, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करें, कैप्चर करें, उसके साथ साथ जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो, ताकि हम एक ऐसा एफर्ट है जिसमें हम स्विफ्ट ट्रांजिशन कर लें लो कार्बन इकोनॉमी पे। सिंपल सी बात है, लो कार्बन इकोनॉमी पे हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग अबाउट CDRI एंड इंडिया एट COP29। वापस चलते हैं हमारे इस मेजर डॉक्यूमेंट पे जहां से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई हैं। सो वी आर डन विद दिस कोप हाइड्रोजन डिक्लेरेशन हो गया जी। फिर हाइड्रो फॉर नेट जीरो इनिशिएटिव, मैं इसके बारे में बता देता हूं। एंड देन बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव। बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव एक फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव है, जहां पे FAO के साथ मिलके ये इनिशिएटिव लिया गया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अब फाइनेंसिंग के माध्यम से क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कम करें। दैट इज बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव। बस याद रखना है किसके सपोर्ट से है? FAO के। किस संदर्भ में है? एग्रीकल्चर के संदर्भ में। क्या प्रोवाइड करना है? फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, वापस आ जाते हैं इस पे और पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, बड़ी बात थोड़ी है ये कुछ। लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद FAO to unite various efforts to address climate change in agriculture through adaptation and mitigation। अब समझ में आ गया होगा adaptation and mitigation क्या है। adaptation में आप क्या करेंगे? सर हम climate resilient agriculture ले लेंगे। mitigation में हम क्या करेंगे? सर हम मीथेन के एमिशन को कम करने की कोशिश करेंगे, जो कि पैडी फील्ड से होता है। समझ गए? नाउ हाइड्रो फॉर नेट जीरो इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव ऐसा है कि हम अपने हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करें, ताकि मॉडर्नाइज करने के बाद ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके और हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे वो क्या हो? कम हो। सो वी आर डन विद दिस पार्ट COP29। COP29 के साथ साथ एक और चीज निकल के सामने आती है, दैट इज फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जब आप ये वर्ड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? सर इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर मेरे दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसको हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से एसोसिएट कर सकते हैं। 1968 के अंदर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को कम करने के लिए आई थी, जिसमें न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, वैसे ही फॉसिल फ्यूल के प्रोलिफरेशन को कम करने के लिए यह ट्रीटी आती है। ऐसा आइडिया COP29 में प्रस्तुत किया गया और यह बोला गया कि हम यहां पे मेजरली सबसे पहले तो फेज आउट करें फॉसिल फ्यूल को। फेज आउट करने का मतलब है कि हम अब ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन जो है उसे धीरे धीरे शट डाउन करने की ओर अग्रसर हों। बट अगर आप इन्हें शट डाउन कर देंगे तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा सकें। तो इसका दूसरा मेजर मकसद होगा जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट यानी कि जस्टिस से ये वर्ड आया, जस्ट ट्रांजिशन, कि आप फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन कर दे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एनर्जी स्टोरेज, ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड होगा रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्टेड, देन फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी को क्या किया जा सकेगा? कम किया जा सकेगा। सो उसी की तर्ज पे ये NPT आया है, जिसको फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रूप में देखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के संदर्भ में। तो यहां पे इसका एक आर्टिकल भी है, मैं आपको बता देता हूं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से रिलेटेड, लेट्स सी वेयर इट इज मेंशन्ड। देखें, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन इनिशिएटिव, आर्टिकल पेज नंबर 3 पे चलें।
पूरा बैकग्राउंड के साथ समझा रहा हूं, तो थोड़ा वीडियो को आसानी से आराम से देखें ताकि एक बारी में याद हो जाए। फिर उसके बाद ये आप मैगजीन पढ़ोगे बिल्कुल केक वोक हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 2016 में, ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2019 थ्रू अ क्लाइमेट ब्रेक थ्रू अवार्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, अभी क्या है, स्पेल्ट आउट द लास्ट थ्रेट्स टू द प्लेनेट एट COP 29 में FFNPT की बात हुई, इसलिए न्यूज में था। ये डिजायर करता है टू मेक इट लीगली बाइंडिंग ऑन द नेशंस टू एंड फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड फेज डाउन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन एंड मैनेज अ जस्ट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। बताओ कितना मुश्किल हुआ इस वर्ड को समझना। हम चाहते हैं कि जो फेज आउट करें एग्जिस्टिंग जितने भी ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन है और ट्रांजिशन कर दें रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिसको 14 नेशन स्टेट्स द्वारा एंडोर्स किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेट है दैट इज कोलंबिया, और कोलंबिया के साथ साथ कुछ 13 छोटे छोटे आइलैंड नेशंस, जैसा कि जिनका मैं बार बार नाम लेता आ रहा हूं, वनुआतु, तुवालू, टोंगा, फिजी, सोलोमन आइलैंड्स, इन सब के द्वारा इनकी क्या की गई, एंडोर्समेंट की गई। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 में एंटीगुआ बारबुडा में हुई। एंड इंडिया की पोजीशन क्या है? while India has not been extensively engaged, FFNPT initiative recognizes its significance. As a major fossil fuel consumer, India's emissions are projected to rise 4.6%, and advocates believe India could benefit from the treaty, ensuring justice and equity in the global energy transition. भारत आगे आने वाले समय में फायदा तो होगा ही, देखो कोई इसमें दोराई नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी हम कहते हैं आयाम हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, तो हमारे लिए नुकसान नहीं है। बट अभी इस समय पे हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जिसको लेकर हम अपनी आवाज मुखर कर सकें इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, तो ये हो गया एक एस्पेक्ट। चलें, तो ये पूरी स्लाइड हमने पूरी डिस्कस कर ली है। दिस इज डन रिलेटेड टू COP 29। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं हमने क्या डिस्कस करना है। चलो, FFNPT के बारे में बता दिया है। ग्लोबल कोऑपरेशन मॉडल है टू एंड द एक्सपेंशन ऑफ कोल एंड ऑयल और इक्विटेबल प्लान टू शट डाउन। फिर ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्बन मार्केट एंड एसोसिएटेड न्यूज की। ग्लोबल कार्बन मार्केट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बड़ा ही न्यूज में रहा है, यूरोपियन यूनियन का ये नया कॉन्सेप्ट है, भारत को घेरने के लिए सामने आया है। और इसमें क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज का क्या स्टैंस है और डेवलप्ड कंट्रीज का क्या स्टैंस है, उसको देखते हैं। देखो, पहले तो समझें ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, एक एग्जांपल की सहायता से। मान लीजिए ये है यूरोपियन यूनियन और यहां पे है इंडिया। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम तो भैया क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ही कमिटेड हैं, और हमने क्या किया है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बोल दिया कि भाई आप अपने ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करो। उसको कम करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करो, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, कुछ भी करो, इन्वेस्टमेंट करो। तो यूरोपियन यूनियन में स्टील बनाने वाली एक इंडस्ट्री आई, उस इंडस्ट्री को ऐसा सरकार ने बोल दिया। उस स्टील इंडस्ट्री ने नई टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री के अंदर किया और स्टील बनाया। जो ये स्टील बना उससे बिल्कुल तय है कि कार्बन का एमिशन क्या हुआ, कंपैरेटिवली कम हुआ। बट अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो इस स्टील की लागत आई मान लीजिए 150 रुपए पर टन। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। वहीं भारत कहता है चलो भैया करते रहो, प्रोडक्शन सेल है चाहे टाटा स्टील है, करो प्रोडक्शन करो, बस प्रोडक्शन करो, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, है ना। इंडिया ने प्रोडक्शन किया, हमारे जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं वो कंपैरेटिवली लैक्स हैं, रिलैक्स्ड हैं, इस कारण से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और अभी भी भारत में जो स्टील जो हमारा प्रोडक्शन है वो पर टन होता है 100 रुपीज का। अब भारत का स्टील जाता है यूरोपियन यूनियन में, और यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पे इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है मान लीजिए 10 रुपए। तो भारत का स्टील यूरोपियन यूनियन में कितना हुआ? 110 रुपए का। और यूरोपियन यूनियन का खुद का स्टील यहां पे कितना हुआ? 150 रुपए का। तो यूरोपियन यूनियन की जो इंडस्ट्रीज कहेंगी भाई हम पागल थोड़ी हैं कि हम कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक तो खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। तो
उसका भरपाई हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा स्टील महंगा है तो बिकता नहीं है बाजार में। तो यूरोपियन यूनियन कहता कि ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर पे ही ना हम एक चीज का एडजस्टमेंट करेंगे। वो कहते किस चीज का? कि सर यहां पे कार्बन एमिशन कम है ना, इस स्टील इंडस्ट्री ने कार्बन एमिशन कम किए, यहां पे इन्होंने कार्बन एमिशन ज्यादा किए, तो जिन्होंने कार्बन एमिशन ज्यादा किए ना उनको उनका कार्बन है ना हम बॉर्डर पे ही एडजस्ट कर देंगे। इसे बोला गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और ये क्या बोलेंगे, 40 रुपए लगा दिया तुम्हारे ऊपर टैक्स। ये जो 40 रुपए है किस लिए लगाया? कि सर आपने कार्बन एमिशन ज्यादा किया था और हमारे वालों ने कम किया। तो यूरोपियन यूनियन अपने डोमेस्टिक कंपनीज को क्या कर लेगा? सेव कर लेगा। यहां से मुद्दा भारत के सामने आता है। भारत कहता है कि भाई ये तो आपने नया अतरंगी विचार ले आए जिससे आप हमारी इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहते हैं? नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सच पॉलिसी शुड बी डिस्कस्ड विद इन द फ्रेमवर्क। पहले तो ये डिस्कस करो, ऐसे थोड़ी ऊपर से उड़ता हुआ विचार आया और आपने लगा दिया। डेवलप्ड कंट्री कहती हैं ये WTO के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो चुकी हैं। अब ये है क्या? इंट्रोड्यूस किया किसने? यूरोपियन यूनियन ने। कब? 2023 में। पर्पस क्या है? कि कार्बन लीकेज को क्या करें? प्रिवेंट करें। और एनकरेज करें किसको? क्लीनर प्रोडक्शन को। फिर टारगेट गुड्स क्या है? इंपोर्ट्स विद टैक्स अप्लाई टू, सबसे पहले स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और एनर्जी इंटेंसिव गुड्स जो हैं जिनसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। उन्होंने यहां पे जो अपना 1990 लेवल से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 55% तक कम करना है बाय 2030, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया था। उसके अंदर उन्होंने ये अतरंगी विचार लेकर आए। मैकेनिज्म सर्टिफिकेट देंगे बेसिकली ताकि आप कार्बन जो आप टैक्स है वो लग रहा है बेसिकली। एप्लीकेबिलिटी एक्चुअली डिक्लेयर्ड कार्बन कंटेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जो इंपोर्टेड गुड है उसके ऊपर कार्बन कंटेंट कितना है। ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? क्लीनर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहा है। तो आप देख लो यहां पे ये सारा का सारा पूरा एस्पेक्ट है। बस इंडस्ट्रीज याद कर लेना, स्टील है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है और फर्टिलाइजर है। ये एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यहां पे सामने आती हैं। ठीक है, चलिए ये भी हमारा एक मेजर एस्पेक्ट था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपनी मेजर स्लाइड पे आते हैं ताकि इसको कंप्लीटली डिस्कस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चले, सबसे मेजर जो भाग था वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बाकी तो सब आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। COP29 पहला हो गया, इंडिया हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ग्लोबल कार्बन मार्केट हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम देखना चाहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस समय पे, चलें कार्बन प्राइसिंग। तो यहां पे हाँ, कार्बन प्राइसिंग, ये रहा कार्बन प्राइसिंग 8 नंबर पे, ताकि एक साथ मतलब एक जैसी जो खबरें हैं वो एक साथ ही कवर हो जाएं। ठीक है, चले आ जाएं। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है और उसके साथ साथ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कार्बन मार्केट से रिलेटेड, वो भी हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन मार्केट हमने समझ लिया है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलेंस अभी बता देता हूं, बहुत ही छोटा सा भाग है। IPCC की रिपोर्ट्स एंड देन we are at 5 number page. We are going to discuss this. कहाँ गया भाई? ये रहा कार्बन प्राइसिंग। देखो कार्बन प्राइसिंग नाम ही से क्लियर है। मैं इसलिए खोल रहा हूं ताकि आप पढ़ भी सके साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ने की जरूरत है ना। देखो कार्बन प्राइसिंग का मतलब यह है कि आप अगर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है तो उसके साथ उसकी कॉस्ट एसोसिएट कर दी जाएगी। ठीक है, उसी को आपने कार्बन प्राइसिंग बोला। मान लीजिए अगर मैंने कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाई जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है तो उसका मेरे को पैसा पे करना पड़ेगा, ये कार्बन प्राइसिंग होती है। ठीक है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। कार्बन प्राइसिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है दैट असाइंस द कॉस्ट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन टिपिकली थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। CP रेवेन्यू माइलस्टोन, कार्बन प्राइसिंग के 2023 में रेवेन्यू एक्सीड हुआ $100 बिलियन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ग्लोबल कवरेज 75 ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं जैसे कि टर्की, इंडिया, ब्राजील ने अपने अपने सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, टॉप कार्बन क्रेडिट इश्यूअर कौन है? भारत और चाइना।
क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत लार्ज स्केल पे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसी ही कुछ कार्बन प्राइसिंग के अगर आप एस्पेक्ट्स देखेंगे तो आपने कार्बन टैक्स लगा दिया, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लगा दिया, जिसको आप कैप एंड ट्रेड सिस्टम कहते हैं, जो मैं आपको समझा चुका हूं। वो कार्बन प्राइसिंग ही तो है। अगर आपने ट्रेड किया तो आपने पैसा दिया ना, आपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया उससे आपने पैसा कमाया, और अगर आपने ज्यादा किया तो उसके लिए अपना पैसा खर्चा, तो वो ट्रेडिंग सिस्टम ही तो है, तो वो मार्केट के साथ स्टेब्लिश हो जाता है। या आप कार्बन टैक्स देते हैं, जिसमें आप मान लो अगर मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल चल रहा है तो उसके अंदर कार्बन टैक्स लग रहा है, मेरे को पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, खत्म कहानी, वो कार्बन टैक्स है। वो बेनिफिट के रूप में हमें बताता है कि हम अपने देश के अंदर फंड कलेक्ट करके उस फंड को इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन की ओर क्या लेकर जाना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं। सो दिस इज द कार्बन प्राइसिंग, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड ग्लोबल कार्बन मार्केट। ठीक है, अब आ जाएं अगले एस्पेक्ट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग। अब जॉइंट क्रेडिटिंग है, जहां पे कौन कौन ज्वाइंट हो रहे हैं, इंडिया और जापान, ये अपना एक अलग क्रेडिटिंग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने वाले हैं कार्बन ट्रेडिंग के लिए, जिसमें इन्होंने बोला सबसे पहले, वो सारी कहानी सेम है, मेजरमेंट क्या होगा, एक कार्बन मतलब 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्रेडिट प्राइसिंग, इंडिया हैज नो स्पेसिफिक प्राइस फॉर कार्बन क्रेडिट, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। फ्यूल कॉस्ट क्या है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स में, टैक्सेस में, अलग अलग तरीकों से। अब ये कैसे हो सकती है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम से। कंपनीज रिसीव करेंगी क्रेडिट को जिनको ग्रीन हाउस गैस की लिमिट दी हुई है, बट उन्होंने उससे कम अचीव किया, ठीक है, उस क्रेडिट का क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग हो जाएगा। सिंपल सीधी वही बातें हैं सारी। पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है, दोनों देश कर रहे हैं, और वॉलेंट्री ट्रेडिंग है, और उसके साथ साथ ऑप्शनल कंपनीज चूज टू पार्टिसिपेट, कंपनीज बाय क्रेडिट्स टू ऑफसेट एमिशन ट्रेडिंग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बट यहां पे आप समझेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी जिसके ऊपर एमिशन का कैप है, अगर वो उस कैप को क्या कर देती है, एक्सटेंड कर देती है, एक्सीड कर देती है, तो वो एक्सीड जो हुआ है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक बाय करना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट को, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, और दूसरी कंपनी को उसके बदले में पैसे दे दिए जाएंगे। इंडिया और जापान आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश दिस जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, फॉर कार्बन ट्रेडिंग। दो देशों के बीच में, आर्टिकल 6.2 याद होगा, वैसा सा कुछ यहां पे नजर आता है। ठीक है, ये हो गया कार्बन मार्केट, डन। नेक्स्ट एस्पेक्ट की ओर बढ़ते हैं, फंड्स फॉर क्लाइमेट चेंज। अरे फंड्स फॉर क्लाइमेट चेंज की बात आएगी तो इसमें सबसे पहला फंड जो आप देखते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कुछ और फंड जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि COP27 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, ऑपरेशनलाइज हुआ COP28 में, और अब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें, वल्नरेबल कंट्रीज के अंदर। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि COP16 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें प्लेज किया गया था कि $100 बिलियन US डॉलर बाय 2020 विल बी गिवन बाय डेवलप्ड नेशंस टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। ये था ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट इज द अडेप्टेशन फंड। जब मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म समझाए, उन मैकेनिज्म्स में अगर ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग के ऊपर, जैसे आज आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, वैसा ही टैक्स आपके ऊपर लगेगा अगर आप कार्बन की ट्रेडिंग करते हैं, और उस टैक्स का पैसा एक फंड में जाएगा जिसको आप अडेप्टेशन फंड कहते हैं, जिसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया, जिसमें अब 5% शेयर ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द न्यू मार्केट बेस्ड UNFCCC मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 6.4। अभी जो नया मार्केट एस्टैब्लिश होगा 6.4 के अंदर, उसका 5% पैसा कहां जाएगा, अडेप्टेशन फंड के अंदर जाएगा। पहले वो मार्केट कौन सा था सर, वो क्योटो प्रोटोकॉल का मार्केट था, डन। फिर आता है सर स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, जिसे SCCF कहते हैं। ये 2001 में COP7 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो मेजर अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज बीइंग डन बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, LDCF। ये भी 2001 में स्थापित किया गया, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है, और ये भी कौन एडमिनिस्टर करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट
फैसिलिटी एडमिनिस्टर करती है। तो इसी से अब हमारे ऊपर एक दारोमदार आ जाता है कि हम अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की भी बात कर लें, है ना। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है उसके ऊपर भी हम आ जाएं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो। लॉस एंड डैमेज फंड हम बात कर चुके हैं, ये रहा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। 67th न्यूज में भी था, 67th काउंसिल मीट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वाज कन्वीन्ड इन वॉशिंगटन। अमाउंट एलोकेशन $737 मिलियन टुवर्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। देखो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है, 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ, उस रियो अर्थ समिट के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें यह बोला गया कि बहुत सारी एजेंसीज मिलकर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेंगी और 5 मेजर प्रोटोकॉल्स को ये फंड करने का काम करेगा। जिन 5 मेजर प्रोटोकॉल्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मीनामाता कन्वेंशन फॉर मर्करी एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutant POPs। इन 5 कन्वेंशन को ये एक्सक्लूसिवली पैसा देने का काम करता है। उसके साथ साथ कुछ फंड इससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड एडमिनिस्टर SCCF और LDCF, इन दोनों फंड को भी एडमिनिस्टर करने का काम कौन करता है, GEF करता है। अब इस फंड के अंदर जो ट्रस्ट फंड काउंसिल है टू कंसीडर दिस मिलियन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है इसके बारे में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी में, क्योंकि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको हम देखते हैं आईची टारगेट्स के सक्सेसर के रूप में, है ना। तो वहां पे जो पैसा लगाना है उसके लिए आया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना यहां पे लिखा हुआ है कि ये CBD को भी क्या करता है, मैनेज करता है। LDCF एंड SCCF की गवर्निंग बॉडी है और LDCF वर्क करता है विल सपोर्ट द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन इन अंगोला, कंबोडिया, लीस्ट डेवलपिंग जो है उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया लॉस एंड डैमेज फंड। तो अब हमने यहां पे ये फंड्स की भी बात कर ली, चलो जी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी भी हो गया। अब आता है अजरबैजान क्लाइमेट फंड, इसको भी देख लेते हैं। ये कौन सा एक नया फंड आया है जो कि अभी न्यूज में आया होगा, जो कि COP29 के साथ हमें देखने को मिलता है। चलें, अजरबैजान क्लाइमेट फंड, न्यू क्लाइमेट फंड, जो कि COP29 का इस साल होस्ट था अजरबैजान, वहां पे क्लाइमेट फंड की बात हुई। इसका बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये मैंडेट दिया गया था कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस को $100 बिलियन एनुअली देंगे, राइट, जिसे आपने ग्रीन क्लाइमेट फंड के रूप में देखा। COP29 तक आते आते इसके अंदर कुछ बदलाव देखे गए, जिसको नए नाम से जाना गया, जिसे जाना जाता है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स के नाम से। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स is meant to be adopted at Azerbaijan। इसमें ऐसा बोला गया ये जो कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल हैं इसमें $1.3 ट्रिलियन आना चाहिए। डेवलपिंग नेशन ऐसा कहते हैं, बट डेवलप्ड नेशन कहते हैं 1.3 ट्रिलियन हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं दे सकते। इसी कारण से COP29 में भारत जैसे देशों ने कंप्लीट विड्रॉल किया और उस डिक्लेरेशन पे साइन भी नहीं किया, है ना। सो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, जो कि द फंड विल बी फाइनेंस्ड बाय कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज इन द ऑयल, गैस एंड कोल सेक्टर्स विद अजरबैजान एज अ फाउंडिंग कंट्रीब्यूटर। ये तो COP29 के अंदर और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हो गया। अब हम बात करते हैं अजरबैजान का ये जो नया क्लाइमेट फंड है उसके बारे में। ये जो क्लाइमेट फंड है जिसे क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF बोला गया, ये फंड इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसको 2024 के इस COP29 के अंदर क्या किया गया, लॉन्च किया गया। फाइनेंस किया जाएगा फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज
और कंपनीज जो कि ऑयल गैस और कोल सेक्टर में काम कर रही हैं विद अजरबैजान एज फाउंडिंग कंट्रीब्यूटर. Azerbaijan will be a founding contributor. Members will commit annual contribution based on fixed sum or production volume. Initial fundraising $1 billion हो गई. देखो COP 29 जब हुआ ना तो बाकू को लेकर बहुत सारे सवाल भी पैदा किए गए. वो ये थे कि ये एक ऐसा देश है जो कि खुद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एज फार एज दिस एंटायर फॉसिल फ्यूल एमिशन इज कंसर्न्ड, राइट. और ऐसे देश में आप क्लाइमेट चेंज का कॉप कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा सिग्निफाई थोड़ा सा क्या कर रहा है, एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है. ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए सर, ये फंड भी हो गया, डन. नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है सर यहां पे कुछ रिपोर्ट्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं. और अब मैं सोच रहा हूं कि इसको हम वन बाय वन करके खत्म करते हैं, पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज को, जो भी इसके रिलेटेड न्यूज होंगी, जिसमें बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. मेरे को पता था कि अगर आपने शुरुआत में कार्बन मार्केट मैकेनिज्म समझ लिया तो आधे से ज्यादा क्लाइमेट चेंज तो वहीं खत्म हो जाता है ना. अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड एस्पेक्ट के ऊपर, जिसको मिथेन से रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूं. मिथेन से रिलेटेड जो बात है वो ये है कि ये है सेकेंड न्यूज, रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन. मीथेन का अगर मैं सिग्निफिकेंस बताऊं, मीथेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के रूप में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती है 100 साल के अगर हम रेजिडेंस टाइम को देखें तो. ठीक है, बट मिथेन जो है इसके सोर्सेस की बात अगर हम करते हैं तो ये नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों सोर्सेस से इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है. नेचुरल सोर्सेस के अंदर अगर हम जानते हैं तो जो वेटलैंड्स हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं मिथेन का. जो कैटल्स हैं, कैटल डंग है, ये मिथेन का कंट्रीब्यूटर होता है. एग्रीकल्चर फील्ड्स स्पेसिफिकली अगर हम पैडी कल्टीवेशन की बात करें तो ये भी मिथेन को कंट्रीब्यूट करते हैं. एंथ्रोपोजेनिक में एग्रीकल्चर तो आ ही गया, उसके साथ साथ वेहिकुलर एमिशन से मिथेन रिलीज होता है, बर्निंग से. उसके साथ साथ अगर आप नेचुरल की बात करते हैं तो वोल्केनिक एक्टिविटीज से भी मिथेन इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में आती है. ये सारे सोर्सेस हैं. अब यहां पे लार्ज कंट्रीब्यूटर कौन है? पैडी फील्ड्स. भारत के सामने समस्या क्या है? अगर मान लो कोई आके कहेगा कि मिथेन का ओवरऑल हम अब क्या करना चाहते हैं, जो एमिशन है उसको कम करना चाहते हैं, और आप प्लेज लो, बाइंडिंग टारगेट लो, मुझे नहीं पता, क्या भारत मानेगा? क्या भारत बोलेगा कैसी बावली बात कर रहे हो? एग्रीकल्चर, राइस इज द स्टेपल क्रॉप भारत के बहुत सारे हिस्सों के लिए, और अगर हमने मिथेन की प्लेज ले ली जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड से एमिट हो रही है, हम क्लाइमेट चेंज तो खेलते रह जाएंगे. इतने में आधी दुनिया हमारी, आधी जनता निपट जाएगी. तो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी इज द प्राइम मोटिव, फूड सिक्योरिटी इज प्राइम ऑब्जेक्टिव. ठीक है, क्लाइमेट चेंज के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, हम ऐसी तकनीकों को ढूंढने में लगे हुए हैं जिससे मिथेन का एमिशन कम हो. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी को ताक पे रख के मिथेन के एमिशन को कम करने के लिए प्लेज लेते फिरें. इसका तात्पर्य क्या है? भारत से पहले अभी डेवलप्ड नेशंस जो मिथेन के एमिशन को कम करना है, मिटिगेशन है या एडेप्टेशन? सर मिटिगेशन है. मिटिगेशन में डेवलप्ड नेशंस ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे. जी हां, ग्लोबल मिथेन प्लेज, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें टारगेट 30% बाय 2030 कम करने का रखा गया है. अब जो ये फूड वेस्टेज है उससे भी क्या होता है, हम मिथेन का ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे भी क्या होता है, मिथेन रिलीज होता है. उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ डिक्लेरेशन आया. क्या भारत इसका पार्टी होगा? नहीं सर, भारत इसका पार्टी नहीं होगा, भारत इसका सिग्नेटरी नहीं होगा. सीधा सिंपल हमें पता लग गया. ग्लोबल मिथेन प्लेज क्या था? मिथेन एमिशन को 30 से 35% कम करना बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030 और 55% तक कम करना बाय 2050.
ठीक है, इंडिया ने इसके अंदर अपना साइन नहीं किया। अब एक बात बताएं अबाउट द रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। दिस इनिशिएटिव बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस क्लाइमेट प्लेजेस। ग्लोबल मीथेन प्लेज के ऊपर ही ये बिल्ड किया गया है। लॉन्च किया गया COP29 में, किसके साथ पार्टनरशिप के अंदर? CCAC। अब एक और वर्ड आ गया, कोलिशन फॉर क्लाइमेट क्लीन एयर अलायंस, CCAC। ठीक है जी, देखें ये जो CCAC है, ये एक ऐसी कोलिशन है, एक ऐसी कोलिशन है जो कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट को डील करती है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, क्लाइमेट और पॉल्यूटेंट, ऐसे मैटर, ऐसे जो कंपोनेंट्स जिनका प्रभाव क्लाइमेट चेंज करना तो है ही, बट वो पॉल्यूटेंट भी होते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप मीथेन पाएंगे, और इनका नाम शॉर्ट लिव्ड इसलिए है क्योंकि इनका रेजिडेंस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर में क्या होता है? कम होता है। मीथेन इसके अंदर होगा। देन यू विल सी द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हेयर। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो कि एक पॉल्यूटेंट भी है ना। यहां पे आप ब्लैक कार्बन को भी पाएंगे, और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको मिलेगा HFC। इन चारों को डील करने के लिए एक कोएलिशन आया जिसको CCAC के नाम से जाना जाता है। भारत इसका अभी मेंबर बना है, ठीक है, बट उसने ग्लोबल मीथेन प्लेज को क्या किया? कन्वीन किया। सिग्नेटरी 30 कंट्रीज हैं, बट भारत इसका नहीं है, जबकि चाइना इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ मीथेन इन द कोल सेक्टर। It reflects a combined representation of nation responsible for around 47% of the methane emission. अब यहां पे मीथेन के लिए हम देख लें तो 2023 में मीथेन एमिशन का हुआ। नेचुरल सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, वेटलैंड्स है ना, उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में पैडी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सारों से मीथेन का एमिशन होता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। FFNPT हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मीथेन से रिलेटेड एक और चीज है जिसको मैं यहां पे आपके सामने लेके आना चाहता हूं, दैट इज CCAC। CCAC क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। कार्बन मार्केट हमने समझ लिया, ये रहा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस 2024। जैसा कि मैंने मेंशन किया, SLCPs शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिनका रेजिडेंस टाइम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से कम है। शॉर्ट लिव्ड इसलिए हैं। क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं। पॉल्यूटेंट्स में आप देखेंगे मीथेन इज ऑल्सो अ पॉल्यूटेंट एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। देन सेकेंड हेयर वुड बी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो कि एक बैड ओजोन के नाम से जानी जाती है और एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। थर्ड इज द ब्लैक कार्बन एंड फोर्थ वन हेयर इज द HFC। ये चारों CCAC द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर जो ये कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में एम्फसाइज किया गया कि हम ग्लोबल कोऑपरेशन चाहते हैं टू डील विद दीज SLCPs। अगर हम CCAC की बात करते हैं, इस कोएलिशन की बात करते हैं, तो दिस कोएलिशन, ये वर्ड जब आ जाता है ना कोएलिशन, तो इसका मतलब होता है इसके अंदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एंटिटीज और सिविल सोसाइटीज और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी योगदान और पार्टनरशिप रहेगी। एंड भारत ने CCAC को ज्वाइन किया है। और एक और इंफॉर्मेशन जो ग्लोबल मीथेन प्लेज से रिलेटेड है वो ये कि CCAC सेक्रेटेरिएट होल्ड कर रहा है ग्लोबल मीथेन प्लेज का, राइट। तो ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप याद रखेंगे। बाकी चार जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इज गिवन। 2012 में फाउंड किया गया था, कन्वीन्ड विद इन UNEP। 2019 में इंडिया ने ज्वाइन किया। सेक्रेटेरिएट फंक्शन ग्लोबल मीथेन प्लेज के ये करता है, और वॉलेंटरी इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें 160 से ज्यादा गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज का मौजूदगी आपको दिखेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। रिपोर्ट्स में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले है IPCC की रिपोर्ट। IPCC एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गठित किया गया 1988 में, और इसको बनाया गया WMO और UNEP की मदद से। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम
खुद साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करना नहीं है, रादर विश्व के दुनिया के देशों में जो भी साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट्स को सेंड करते हैं टू आईपीसीसी, ये उन्हें सिंथेसाइज करके पब्लिश करने का काम करता है। इसीलिए इनकी रिपोर्ट्स को सिंथेसिस रिपोर्ट कहा जाता है। अभी तक आईपीसीसी की 6 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और 7th रिपोर्ट का साइकिल चल रहा है, इसलिए ये न्यूज में भी था। आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट्स को 3 मेजर भागों में बांटता है। जो पहली रिपोर्ट है जो कि स्टैब्लिश करती है साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसे फिजिकल साइंस बेसिस बोला जाता है। एक रिपोर्ट मिटिगेशन से रिलेटेड है एंड अनदर वन इज रिलेटेड टू दी अडेप्टेशन। तो ये है आईपीसीसी की एक इंफॉर्मेशन। डब्ल्यूएमओ यूनेप 1988 इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 6 रिपोर्ट आई हैं, साइंटिफिक बेसिस तय करेगा, अडेप्टेशन मिटिगेशन की बात करेगा। 7वां साइकिल अभी चल रहा है, इस कारण से ये न्यूज में है। और ये मॉडल्ड पाथवे यूज करता है इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स के द्वारा, जिससे एस्टिमेट किया जा सकता है कि व्हाट इट विल टेक टू लिमिट द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, की जो ये अर्थ के सरफेस की वार्मिंग को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। 3 वर्किंग ग्रुप हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट आने आपको बता दिया। सेकेंड रिपोर्ट दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द एमिशन गैप रिपोर्ट एंड उसी के साथ में अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्ट्स को यूनेप द्वारा इशू किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। यूनेप जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है एमिशन गैप रिपोर्ट, उसके अंदर हाईलाइट किया गया कि ग्लोबल एमिशन 2023 में पीक कर गए हैं, 1.3% राइज देखा गया। और अगर हम पेरिस क्लाइमेट के टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें 2030 तक 42% एमिशन रिडक्शन करना पड़ेगा, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को लिमिट करना चाहते हैं तो। और उसके साथ साथ यह भी बताया गया कि पावर सेक्टर का एमिशन इज 15.1 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज क्वाइट हायर देन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। एंड मोर ओवर, अगर आप पर कैपिटा एमिशन की बात करेंगे तो भारत का पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। अगर आप चाइना से कंपेयर करते हैं तो भारत का पर कैपिटा एमिशन इज 2.5, जहां 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर चाइना का है 11 एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ अगर आप हाईएस्ट एमिशंस की बात करें तो G20 कंट्रीज जो हैं वो 77% एमिशन को कंट्रीब्यूट करती हैं, वेयर एज जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे कंट्रीब्यूट ओनली 3%, बट दे आर फेसिंग द बर्nt ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड रिपोर्ट है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो कि बताने की कोशिश करती है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखें तो इसको लेकर जो अडेप्टेशन के मेजर्स लिए गए उनके अंदर क्या गैप है। यह बताता है कि दुनिया के 171 देशों ने अडेप्टेशन के प्लान्स तो बना रखे हैं, बट उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने में वो बहुत ही स्लो हैं। अडेप्टेशन को लेकर जो फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है उसमें भी एक बहुत बड़ा गैप देखा जाता है। That is something is being established by adaptation gap report. Global average temperature rise will likely exceed 2.6 degrees Celsius by 2100 based on current emission trend. ये बता दिया। अब ये कहता है कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान 171 कंट्रीज के हैं बट इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अडेप्टेशन फाइनेंस के अंदर बहुत बड़ा गैप देखा जाता है। और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट एम्स टू रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30% बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030, मीथेन प्लेज में हमने देख लिया। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये भी पब्लिश की जाती है यूनेप के द्वारा। थर्ड इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें भारत कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करता है, 10वीं रैंक है। सीसीपीआई जो रिपोर्ट है ये जर्मन वॉच और उसके साथ साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके 4 मेजर इंडिकेटर्स होते हैं। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कितना आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एनर्जी का यूज क्या है और क्लाइमेट की पॉलिसीज क्या हैं। इन सबको लेकर आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है, उन इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक निर्धारित की जाती है। पहली 3 रैंक्स जो हैं वो अभी तक किसी को नहीं दी गई हैं, क्योंकि कोई भी देश उन क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर पाया। 4th रैंक जो दी गई है दैट इज टू द डेनमार्क। भारत ने इसमें फॉर्चुनेटली अच्छा परफॉर्म करते हुए 10वीं रैंक हासिल की है
और इंडिया का पर कैपिटा एमिशन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं 2.9 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। इसको पब्लिश करने वाला जर्मन वॉच है जो कि प्रोग्रेस को ट्रैक करता है ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर्स इन एमिशंस, रिन्यूएबल्स एज वेल एज इन दी क्लाइमेट पॉलिसीज। डन। फिर आता है बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एक इनपुट पेपर है। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्या है? ये ऐसे गोल्स हैं जिसमें अब फंडिंग की बात होगी। जैसा कि हम शुरू से देखते आए हैं फंडिंग के बारे में, ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया कि $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस के लिए दिया जाएगा। बट पोस्ट 2025 पीरियड के लिए क्या होगा उसको हमने इस्टेब्लिश करना है इन कोप 29, जहां पे अफ्रीकन कंट्रीज डिमांड कर रही हैं $1.3 ट्रिलियन पर ईयर। अरब कंट्रीज कहती हैं $1.1 ट्रिलियन। तो ये डिमांड जो है वो अब इंक्रीज हो गई है। कारण क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अंदर पिछले कुछ सालों से, अगर आप 2012 से लेकर 2024 तक के पीरियड को देखेंगे तो डेवलप्ड नेशंस ने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कम किया, जिसकी वजह से अडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स के अंदर गैप बढ़ता गया। इसीलिए फाइनेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। एंड वी नीड न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अब उन न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जो कि 2025 से पहले तक तो सेट कर दिए गए थे, बट उसके बाद अब डेवलपिंग कंट्रीज की नीड है बहुत ज्यादा। इसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं फाइनेंस मैकेनिज्म में जो अभी ये $1.3 ट्रिलियन की बात की गई, इसे ही हम न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स के नाम से जानते हैं। डन। नेक्स्ट, क्लाइमेट फाइनेंस के ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड थॉरली। अब आती है बात कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की, जैसे कि यूरोपियन यूनियंस नेचर रिस्टोरेशन प्लान। इसे मैंने अपनी जो करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आती है उसके अंदर भी कवर किया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा प्लान है जिसमें वो रिस्टोर करना चाहते हैं लैंड और सी के एरियाज को विद नेचुरल पर्सपेक्टिव्स, जैसे कि एफोरेस्टेशन, जैसे कि वेटलैंड्स, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स। इन सबके इनकलकेशन के द्वारा वो लैंड और सी के एरिया को एटलीस्ट 20% एरिया को बाय 2030 रिकवर करना चाहते हैं। दैट इज यूरोपियन यूनियंस नेचर रिस्टोरेशन प्लान। सो रिस्टोरेशन हो रहा है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस ग्रीन डील, राइट। फोकस एरिया किस पे रखेंगे? वेटलैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स मैंने बता दिया। अंडर द नेशनल रिस्टोरेशन प्लान ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, उसके द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। डन। फिर आता है कार्बन क्रेडिट का, ये पूरा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। देन आ जाए लास्ट कुछ सेगमेंट्स हैं, बस 1-2 न्यूज हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। फ्रेम, फूड रिकवरी टू अवॉइड मीथेन एमिशंस। देखिए, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस ऑर्गेनिक वेस्ट के एनारोबिक डिकम्पोजिशन से मीथेन रिलीज होती है। ऐसा ही अगर हम देखें भारत में या दुनिया के बहुत सारे देशों में फूड वेस्टेज बहुत ज्यादा है। उस फूड वेस्टेज के कारण मीथेन के एमिशन, मीथेन तो एमिट होता ही है, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रेटा भी हैं हमारी सोसाइटी के जिनको फूड नहीं मिल पाता। सो देयर इज एन इनकम इनइक्वालिटी ऑल्सो। तो फ्रेम क्या कहता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि फूड बैंक, जो इसके अंदर जो काम कर रहा है वो फूड बैंक काम कर रहा है, जो कि क्या कहता है कि हम अगर फूड की रिकवरी कर लेंगे तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को तो कट करेंगे ही, बट उसके साथ साथ जो लोग डिवॉइड हैं फॉर द फूड, उनको हम फूड और हंगर उनको भी इरेडिकेट कर सकते हैं, उनकी हंगर को भी इरेडिकेट कर सकते हैं। सो द ग्लोबल फूड बैंकिंग नेटवर्क, ग्लोबल मीथेन हब एंड कार्बन ट्रस्ट के द्वारा ये फ्रेम क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। ये सबसे पहले मैक्सिको एंड इक्वाडोर में ट्राई किया गया। और अगर हम फूड बैंक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वॉलेंटियर लोग करते हैं, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इनफ फूड से उनको फूड तो प्रोवाइड करते ही हैं, बट उसके साथ साथ जो इससे होने वाले कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करने में भी
मदद करते हैं। सो फूड बैंक इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड्स फूड टू पीपल हु स्ट्रगल टू फाइंड इनफ फूड टू अवॉइड हंगर। चलें, नेक्स्ट है एनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये हमने पहले ही बात कर ली है। देन लास्ट पार्ट यहां पे कुछ आ रहे हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, कार्बन टील कार्बन, न्यू अजरबैजान न्यू क्लाइमेट फंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। टील कार्बन, देखिए कुछ अलग अलग तरीके के कार्बन्स के बारे में मैं बताऊं आपको। जैसा हमने शॉर्ट लिव क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट के अंदर हमने देखा ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन, yes, it is comparatively dangerous. Why? Because ब्लैक कार्बन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और तापमान को बढ़ाता है। अगर ग्लेशियर्स के ऊपर ब्लैक कार्बन का डिपोजिशन हो गया तो उससे अल्बीडो कम हो जाता है और मेल्टिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नो डाउट अबाउट दैट, फेयर इनफ। अब हम बात करते हैं यहां पे कुछ और कार्बन्स जो कि कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्लू कार्बन की, ब्लू कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो कि ओशियंस के अंदर सिंक होता है, ओशियंस के अंदर सिंक होता है। सेकेंड, अगर हम काम करें ग्रीन कार्बन की बात करते हैं, ग्रीन कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो कि स्टॉक ऑफसेट किया जाता है बाय दी फॉरेस्ट। ऐसे ही एक कार्बन और है जिसे हम टील कार्बन कहते हैं। टील कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन स्टॉक जो कि सिंक किया जाएगा बाय दी वेटलैंड्स, नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स के द्वारा, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स के द्वारा, उनके अंदर मौजूद माइक्रोबियल एक्टिविटीज और उसके साथ साथ उनके अंदर मौजूद वेजिटेशन के द्वारा जो कार्बन का सिंक किया जा रहा है उसे ही हम टील कार्बन का नाम देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। एंड दिस टील कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन। ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन का जो मकसद है वो ग्लोबल वार्मिंग करना और एक पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करना है, जबकि ये तीन कार्बन डिफरेंट कार्बन के तहत देखे जाते हैं। यहां पे अगर हम बात करें, इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी किया गया केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर। केवलादेव नेशनल पार्क इज इन राजस्थान। ये एक वेटलैंड भी है, रामसर वेटलैंड साइट के अंदर इंक्लूडेड है। यहां से टील कार्बन की स्टडी अगर आप देखते हैं तो पता लगता है एक ऐसा कार्बन जो कि स्टोर्ड है नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स के अंदर, टाइडल नहीं, नॉन टाइडल, इंक्लूडिंग कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन वेजिटेशन के अंदर, माइक्रोबियल बायोमास के अंदर या डिसॉल्व्ड इन दी ऑर्गेनिक मैटर। क्लासिफिकेशन इसको किया जाता है एंड डिस्टिंग्विश किया जाता है फ्रॉम ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन से। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि अगर आप अच्छा वेटलैंड्स मैनेज करेंगे तो फ्लड्स को मिटिगेट करेगा, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा, उसके साथ साथ किडनीज का काम करते हैं वेटलैंड्स, राइट। अभी जो केवलादेव नेशनल पार्क में स्टडी हुई वो ये कहती है कि एलिवेटेड लेवल्स ऑफ मीथेन एमिशंस नेसेसिटेटिंग द रिडक्शन ऑफ दीज डिस्चार्जेस थ्रू द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बायोचार विच इज अ फॉर्म ऑफ चारकोल। अगर आप मीथेन के एमिशन को कम करना चाहते हैं तो आप बायोचार का इस्तेमाल करें। यहां पे नेक्स्ट एस्पेक्ट यहां पे केवलादेव से रिलेटेड है जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 370 से ज्यादा स्पीशीज यहां पे मौजूद हैं और रामसर कन्वेंशन के अंदर लिस्टेड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर इसको शामिल किया गया, बट धीरे धीरे देखा गया कि इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो कम होता गया और इसके साथ साथ इस पूरे वेटलैंड का डिटोरेशन देखा जाने लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज दैट वी हैव डिस्कस्ड एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ दिस सेगमेंट्स विल बी डेल्ट इन द अपकमिंग lectures. I hope you have enjoyed this entire session. You have got the insight to climate change as well as carbon market mechanism, which is considered as one of the toughest part as far as climate finance and market mechanism is concerned. Thank you so much. See you next time with another lecture. Goodbye.